नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। किसान आंदोलन आज 75वें दिन भी जारी है। महापंचायतों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद पंजाब के लुधियाना में किसानों की महापंचायत हुई। यहां बड़ी संख्या में किसान जुड़े। नेताओं की यहां अपील थी कि आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखें और प्रधानमंत्री की जो उन्होंने आंदोलन जीवी और परिजीवी का प्रयोग किया उसकी निंदा भी यहां पर की गई। और इससे पहले आपको बता दें, संयुक्त मोर्चे ने किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए कहा है कि अब 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल को वो फ्री कराएंगे। लेकिन आज संसद में दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कृषि कानूनों पर सरकार पर जमकर बरसे हैं। कानूनों में किसानों को कोर्ट नहीं जाने देने की बात उन्होंने उठाई और कानून के इंटेंट पर भी बात कही। सरकार पर अपने मित्रों को फायदे की उन्होंने बात कही। आइए सुन लेते हैं पहले राहुल। और आगे बढ़ने से पहले क्या है हम वो दृश्य दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने आज जो किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनको याद किया और उनकी स्मरण में स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा और ये कहा भी, गुजारिश भी की कि सब मौन रखें 2 मिनट का। लेकिन उस बीच भी हो हल्ला होता रहा और हम देख सकते हैं कि ये किसानों को श्रद्धांजलि में ये मौन है, उसकी तस्वीरें। एक मिनट आप एक मिनट। तो ये हम देख सकते हैं मौन रखा गया। जो किसान शहीद हुए हैं उनको याद किया गया। हम सब समझते हैं कई किसान नेताओं ने ट्वीट भी करा था कि क्यों नहीं कल प्रधानमंत्री ने जो किसान मारे गए उनको याद किया। बहरहाल हमारे साथ मनोरंजन भारती मौजूद हैं। मनोरंजन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राहुल गांधी के जो आज ये भाषण रहा, उन्होंने कहा कि मैं बजट पर नहीं बोलूंगा लेकिन मैं किसान और कृषि आंदोलन पर बोलूंगा। इसका क्या असर, क्या मायने हैं इसके आज के उनके बयान के? देखिए, राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने साफ कर दिया कि वो बजट पे नहीं बोलेंगे। वो प्रधानमंत्री का एक तरह से जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा था, इंटेंट की बात की थी, उसी इंटेंट की बात को आगे बढ़ाते राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने काफ़ी तीखे हमले कहे, कहा कि केवल 4 लोग देश चला रहे हैं, हम 2 और हमारे 2। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। किसान के जो कानून है उनकी सारी बुराइयां उन्होंने गिनाई कि उससे क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो तस्वीर आप दिखा रहे थे अभी, कि उन्होंने अंत में कहा कि 100 से जो ज़्यादा किसान मरे हैं उसके लिए श्रद्धांजलि वो देना चाहते हैं। 2 मिनट मौन खड़े हो करके, भले ही वो रिकॉर्ड पे गया है या नहीं गया है इसकी पुष्टि करनी होगी लोकसभा सचिवालय से, लेकिन जो राहुल गांधी करना चाहते थे वो उन्होंने एक तरह से करके वहाँ पे हाउस में दिखा दिया। और जो सरकारी पक्ष था उनको बन नहीं रहा था कि वो करें तो क्या करें, इसलिए बार बार इस चीज़ को उठाया गया कि वो बजट पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया कि वो अब आज बजट पे नहीं बोलेंगे, वो किसानों के मुद्दे पर बोलेंगे। और उन्होंने किसानों के मुद्दे को बड़ी ही मजबूती से वहां पे रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोरंजन, हमसे बात करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता दर्शन पाल जी मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले राहुल गांधी के 1-2 बयान हम आपको सुनाते हैं जो आज उन्होंने संसद में बोले हैं। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम 2 हमारे 2। जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2 हमारे 2। ये किसकी सरकार है? हम 2 हमारे 2 की। तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट, माननीय सदस्य, आप आसन कि हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। और हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता दर्शन पाल जी मौजूद हैं। दर्शन पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग महापंचायत भी कर रहे हैं पंजाब में, लेकिन इस समय किसान आंदोलन को समर्थन मिला है। संसद में राहुल गांधी ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा मैं बजट पे नहीं बोलूंगा, उनको बजट पे बोलना था, किसानों पे बोला। और उन्होंने श्रद्धांजलि, जो किसान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन खोया, उनको याद किया और उनकी याद में मौन रखा। क्या कहेंगे आज कांग्रेस ने जिस तरह से ये मसला उठाया है संसद में?
देखिए, वैसे तो संसद में और बाहर, संसद के बाहर भी पूरे देश के लोग जो हैं किसानों के पक्ष में खड़े हो गए हैं और किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इसी तरह पूरे देश में जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल भी अपने अपने तौर पर राजनीतिक दल और उनके नेता लोग जो हैं वो किसानों के मुद्दों के लिए और किसान के आंदोलन के पक्ष में आए हैं। जैसे संसद में आज राहुल गांधी जी ने हमारे पक्ष में बोला, ऐसे ही संसद के बाहर भी बहुत सारे दल, जैसे बेशक हम अपने मंचों पर राजनीतिक दलों को कुछ आमंत्रित करके उनको एक हाजिरी नहीं लगवाते हैं, पर लेकिन पंजाब से हमने देखा कि पंजाब में तमाम दल, बीजेपी के 2 एमएलए को छोड़कर बाकी 115 एमएलए जो थे वो गवर्नर को वो रेजोल्यूशन देने गए थे जो असेंबली में उन्होंने यूनानिमसली पास किया था। सिमिलरली बहुत सारे एमएलए जो हैं या राजनीतिक दलों के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो किसानों के पक्ष में आवाज़ ही नहीं दे रहे, बल्कि वो अपने अपने दलों के अंदर बहुत प्रेशर भी बना रहे हैं। और जहां उनको क्या किसान आंदोलन को अब राजनीतिक दलों के समर्थन की जरूरत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हम देख रहे हैं पहले लोकदल और तमाम छोटे दल, और हमने कल प्रियंका गांधी को देखा कि वो कल उत्तर प्रदेश में महापंचायत में शामिल हुई, लेकिन पंजाब में अब तक राजनीतिक दलों को मंच साझा करने की इजाजत नहीं है। क्या आपको लगता है जो किसान आंदोलन है उसको अब राजनीतिक दलों के समर्थन की जरूरत है? नहीं, देखिए, मंच साझा करना एक बात है, किसान आंदोलन को सपोर्ट करना राजनीतिक दलों को दूसरी बात है। हम तो चाहते हैं कि तमाम राजनीतिक दल जो बीजेपी के हटकर हैं वो सब अपने अपने तौर पर किसानों के आंदोलन उसकी सपोर्ट में आए। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि किसानों के पक्ष में जो दल हैं वो अपनी अपनी डिफरेंसेस को छोड़कर एक साथ आए और ऑल पार्टी मीटिंग बना के ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द फार्मर्स के रूप में एक बड़ा फोरम बना के किसानों के पक्ष में पूरे देश में वो पैरेलल तौर पर सेपरेटली आंदोलन शुरू करें। मंच साझा करने में कुछ दिक्कतें आती हैं जो राजनीतिक दलों को समझ में आना चाहिए, और किसान आंदोलन के मुद्दों और आंदोलन को लेकर इन तमाम राजनीतिक दलों को अपने डिफरेंसेस को मिनिमाइज करना चाहिए और एक दूसरे को गाली गलौज कम करके किसान मुद्दों के लिए एकजुट होकर संसद में नहीं, संसद के बाहर भी उनको हर राज्य में, हर पूरे देश के पैमाने पर उन्हें जो उनका जो फॉलोअर्स है, उनके जो लोग हैं, उनको लेकर किसानों और खेती किसानी को बचाने के लिए आज एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए, क्योंकि देश का किसान जो है एक बहुत बड़े संकट में इन 3 कानूनों के कारण और एमएसपी ना मिलने के कारण जी आपकी तो ये राय है, लेकिन कल आपने कल प्रधानमंत्री को सुना होगा। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हम संशोधन को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कंपलसरी नहीं है, उन्होंने कहा कि हम तो बात भी कर रहे हैं। तो फिर जब कंपलसरी नहीं है तो परेशानी क्या? तो आप लोगों की उन्होंने कहा, आप लोग कहते हो कि भाई कानून क्यों बनाए हैं, वो कहते हैं कि भाई दहेज प्रथा के लिए कानून नहीं चाहिए था, वो कहते हैं ट्रिपल तलाक के लिए कानून नहीं चाहिए था, लेकिन ये जरूरत है। तो सरकार ने तो अपना, प्रधानमंत्री ने तो अपना रुख साफ कर दिया है। अब नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, देखिए, वो अपनी 2 मंडियों की डेफिनेशन को, 2 मंडियों की पॉलिसी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, और कभी कभी ये भी बोलते हैं कि उस मंडी में तो टैक्स नहीं होगा, किसान टैक्स से बच जाएंगे। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि एपीएमसी मंडी में जो टैक्स लगता है वो किसानों पर नहीं लगता है, नंबर 1। नंबर 2, एज ए पॉलिसी, जब भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पैरेलल में खड़ी होती है तो उसका मूल मकसद यही होता है कि धीरे धीरे उस पब्लिक इंस्टीट्यूशन को खत्म करके उसके तमाम रिसोर्सेज और उसके तमाम जो ग्राहक हैं उसको अपने कब्जे में लेना। ये होता आया है, होगा। सो प्रधानमंत्री जी का संसद में ये कहना कि 2 मंडियां हैं, किसान को तो पूरा वो हक है, वो प्राइवेट में जाए या उसमें जाए, तो इसलिए इस तरह की जो वो बयानबाजी करते हैं ये ठीक नहीं है। हमारा
11 राउंड में बहुत अच्छी तरह से इसमें डिस्कशन हो चुका है। सो उनका जो तमाम जो 3 कानूनों के जो भी वीकनेसेस हैं, हमने संसद के जो इनके जो 2 मंत्री या 3 मंत्रियों की उन्होंने ड्यूटी लगाई थी, उनके सामने बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने राज्यसभा में या लोकसभा में जो भाषण दिया है वो आप लोगों की अब आगे की रणनीति क्या होगी? दर्शनपाल जी, आप कह रहे हैं कि भाई सबको एकजुट होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार है, सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में महापंचायतों का रुख लेंगे, उसी को आप आगे बढ़ाएंगे? किस तरह से इस आंदोलन को आप जारी रखेंगे या इसमें भी कुछ बदलाव होंगे? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री जी उस संस्था के इंचार्ज हैं जो पूरे देश को चलाने के लिए बाध्य है, जिम्मेदार है, और उनकी तमाम शहरियों और किसानों के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे आंदोलन को आप देख रहे हैं कि पंजाब, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में बड़े बड़े लाखों लोग जो महापंचायत करके किसानों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। और आप जरा सोचिए कि अगर आने वाले दिनों में किसान आंदोलन में शामिल हमारे संगठनों ने ये कॉल दे दिया कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से जो लोग हैं वो पैदल मार्च करें दिल्ली की तरफ, अभी हम वो कॉल नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोगों की उन महापंचायतों में जाकर उन्हों को आह्वान कर रहे हैं, मंत्रण दे रहे हैं, वो देंगे कभी, उनको तैयार कर रहे हैं। दूसरा, हमने अभी अपने रणनीति में तय किया है कि 14 तारीख को जिस दिन पुलवामा हुआ था, उस दिन हमारे जो 215 के करीब किसान शहीद हुए हैं, और जवान, किसानों और जवानों की शहादत को याद करते हुए पूरे देश में, शहरों में और गांव में मशाल जुलूस और मोमबत्ती मार्च जो है ये पूरे देश में किया जाएगा रात को 7 से 8 बजे तक। दर्शनपाल जी, एक ये सवाल, बिल्कुल वो हम आपका दिखाएंगे। राम जी की जयंती मनाई जाएगी और 18 तारीख को 4 घंटे के रेल का चक्का जाम किया जाएगा। सो अभी ये रणनीति है, और 19 को छत्रपति शिवाजी की जो जयंती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी हम कॉल देंगे। सो हमारी रणनीति बड़ी क्लियर है, लोगों को जगाना, लोगों को साथ लेना, शांतमय आंदोलन करना और जन आंदोलन से ही प्रेशर बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। आखिरी सवाल दर्शनपाल जी, ये आंदोलन अभी भी कहा जा रहा है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। कुछ लोग महाराष्ट्र से आ जाते हैं, कुछ लोग कभी कहीं कर्नाटक में छुटपुट हो जाता है, लेकिन जो ये इसका पूरा दायरा है वो देश भर में मजबूती से बनाना क्या एक चुनौती है आप लोगों के लिए? देखिए, एक तो बात बड़ी साफ है कि देश में 47 के बाद इतना वाइड स्प्रेड आंदोलन पहली बार हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आज ही कर्नाटका राज्य राष्ट्रीय संघ के साथी चंद्रशेखर कोडिहल यहाँ है, उन्होंने रिपोर्ट किया डायरेक्टली कि 3 दर्जन के करीब चक्का जाम हुआ कर्नाटक में, और उन्होंने कहा कि रेल जाम भी कर्नाटक में होगा। तो ये जो कॉल्स है, भारत बंद का कॉल पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ था। ये बात आपकी सही है कि अभी ये पहले लोग पंजाब का ही बोलते थे, फिर पंजाब हरियाणा, फिर पंजाब हरियाणा यूपी, फिर राजस्थान, और हमारा ये कहना है कि जैसे जैसे ये आंदोलन का प्रचार, जैसे जैसे आंदोलन में शिरकत लोगों की बढ़ती जा रही है, ये आंदोलन इतनी ही ताकत से, इतनी ही जोर से, इतनी ही स्पीड से बाकी प्रांतों में भी जा रहा है, जाएगा। और ये आंदोलन को, क्योंकि एमएसपी मुद्दा केवल पंजाब, यूपी, हरियाणा का नहीं है, एमएसपी पूरे देश के किसानों का मुद्दा है। और 3 कानून भी जहां जहां मार्केट होगी या कॉन्ट्रैक्ट खेती के चलते हुए, अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो केवल किसानों का नहीं है, वो तो पूरे कंज्यूमर जो हैं, खपतकार हैं, उनको भी ईसीए एक्ट है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसके लिए भी बहुत नुकसान करने वाला है। सो हम तो कॉल देने वाले हैं, अभी हम मजदूरों और किसानों के साथ भी एकजुट होके कोई कॉल देंगे, क्योंकि मजदूर और मेहनत कश कर्मचारी जो हैं वो हम पूरी चीजों की जो कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी के एक्ट के चलते हुए उनके ऊपर एक गाज आएगी, उनको इसका पूरा नुकसान होगा।
इसलिए ये पूरे जो कानून है पूरी मेहनत का जनता के विरोध में है और किसानों के साथ इसीलिए तो दूसरे सेक्शन ऑफ पीपल आ रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल, आपने जो बात इतनी अच्छी तरीके से समझाई दर्शन पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपने कहा कि अब मजदूर संगठनों को भी आप अपने साथ लेंगे, ये आप लोगों की नई रणनीति है जिस पर आप लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। और आगे बढ़ते से पहले आपको बता दें कि आज लुधियाना में महापंचायत हुई, पंजाब में पहली बड़ी महापंचायत थी, उसके कुछ दृश्य और गजाली हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली जानकारी दे रहे हैं। पंजाब की सबसे बड़ी महापंचायत और सबसे पहली महापंचायत, हालांकि हरियाणा और यूपी में महापंचायतें हो रही हैं, पंजाब का ये पहला महापंचायत था। और इस महापंचायत से जो किसान यूनियन के लीडर्स हैं उन्होंने 2-3 संदेश भेजे हैं। पहला तो ये कि आप पीसफुल रहें, एजिटेशन को बिल्कुल पीसफुल रखें, तब कहीं जाकर आप इन कृषि कानूनों को वापस करवा पाएंगे। दूसरी बात ये थी कि यूनाइटेड रहें, एक साथ हों। और खुद इस महापंचायत के जरिए पंजाब के जो किसान यूनियन लीडर हैं उन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि बीके उग्राहा के जो चीफ हैं या प्रधान हैं जो जोगेंद्र उग्राहा, उन्होंने जब से ये एजिटेशन शुरू हुआ है तब से कभी भी पंजाब के बाकी किसान यूनियंस के साथ कोई स्टेज शेयर नहीं की थी। उन्होंने टीकरी के पास भी अपना एक अलग स्टेज बनाया था। तो आज ये पहला मौका था जब जोगेंद्र उग्राहा भी उसी स्टेज पर थे जहां से बलबीर राजेवाल और दूसरे किसान यूनियन के लीडर्स ने इस सभा को संबोधित किया। लोगों से बार बार यही अपील की गई कि वो एक इकट्ठे होकर रहें, एकता दिखाएं और एजिटेशन को बिल्कुल पीसफुल रखें। इसके अलावा अगले महीने या इस महीने की जो 2-3 इवेंट्स हैं उसके बारे में बताया गया कि हम कब रेल रोकेंगे, कब सर छोटू राम के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन 2-3 खास बात यह है कि पंजाब में रविवार को लोकल बॉडी पोल्स भी होने हैं, लेकिन किसी भी फार्म यूनियन लीडर ने अपने स्पीच में किसी भी पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी को ना बैक किया या तारीफ की और ना ही किसी को क्रिटिसाइज किया। हालांकि सारे ही यूनियन लीडर्स ने इस स्टेज से भाजपा के खिलाफ ज़रूर बात की कि कैसे भाजपा ने ये कानून लाकर किसानों के साथ गलत किया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो परिजीवी वाला कमेंट है कि पैरासाइट्स होते हैं, उस बात को लेकर राजेवाल ने, बलबीर सिंह राजेवाल ने प्राइम मिनिस्टर पर अटैक भी किया और कहा कि उन्होंने आज तक कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो ऐसी भाषा का उपयोग करता है। लुधियाना से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। दिसंबर में हमने खबर दिखाई थी कि कैसे मध्य प्रदेश की छोटी मंडियों में कारोबार नहीं के बराबर हुआ है। कई बड़ी मंडियों में भी आवक कम रही है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में एक आशंका ये है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। सरकार समझा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आशंकाओं की वजह नहीं है। लेकिन अब एक और प्रस्ताव है जिससे जानकार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो है कि मंडियों में अस्पताल, दुकानें, पेट्रोल पंप, शॉपिंग केंद्र खोलने के। देखिए अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में एक संशय है। इन मंडियों के अस्तित्व को लेकर उनके मन में सवाल है। मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों की ये मंडियां, कुछ मंडियों में कामकाज धीमा हो गया तो कहीं ठप। इस बीच कृषि मंत्री एक नया प्रस्ताव बता रहे हैं। इन मंडियों में किसान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेडिकल क्लिनिक, पेट्रोल पंप और उर्वरक और बीज केंद्र बनेंगे। मंडी को आदर्श मंडी बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है 1000 मंडियों को इनाम मंडी बनाएंगे। मंडियां भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी। ये घोषणा हो गई। जो विरोधी दल और किसान संगठन कहते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगी और मंडियां बंद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। इनकी झूठ का पर्दाफाश किया है। मंडियां भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, लेकिन किसान को और अधिक सुविधा देने के लिए अब मंडी में किसान माल लेके आता है, वहीं बैंक होगा, वहीं डीजल पंप होगा, पेट्रोल पंप होगा, वहीं किसान को खाद, बीज और दवाई के लिए हम आधारभूत ढांचा दे रहे हैं ताकि सस्ता मिले किसान को। हम वहीं घर के लिए जो किराना सामान है, कपड़े हैं, जो भी चीज़ चाहिए उसको मंडी में जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है वैसी कैंटीन बनाएंगे। और किसान को एक किसान क्रेडिट, मुझे जो किसान कार्ड देंगे, स्मार्ट कार्ड, जिसमें किसान को सस्ता मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का मिलेगा, जिससे किसान जो बाजार में लुटता पिटता नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाई मिलती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। मंडी की आय भी बढ़ेगी, किसानों को सुविधाएं भी मिलेगी। जो बिचौलिए कमाते थे वो अब किसान को मिलेगा। निजी सेक्टर करेगा ये डेवलप? दोनों मिलकर करेंगे, मंडी और निजी सेक्टर भी, एनजीओ भी और कंपनियां भी। मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट ई अनुज्ञा के आंकड़ों की माने तो अक्टूबर महीने में राज्य की 259 मंडियों में से लगभग 47 में कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। अक्टूबर में ही तकरीबन 143 मंडियों के कारोबार में 50 से 60% तक गिरावट देखने को मिली।
79 मंडियों में फल सब्जियों की आवक की वजह से कारोबार हुआ। राज्य में 298 उप मंडियों में भी कोई कारोबार नहीं हुआ। मंडियों में कारोबार घटने से मंडी बोर्ड का टैक्स लगभग 64% घट गया। दिसंबर में जो आंकड़े आए उससे पता लगा कि मंडी टैक्स वसूलने में 3 महीने में 132 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंडी के कर्मचारी भी आशंकित हैं। उन्हें लगता है किसानों की आशंका कहीं सही साबित न हो जाए। आप उसको एक तो पृथक संचालक बना रहे हैं, अच्छा, किसी विपणन के नाम से, और उसका लाइसेंस आपको देना, उनको उसमें नियंत्रण करना मंडियों पे भी और बाहर भी, उनके अधिकार क्षेत्र में होगा। हमारा जो इतना बड़ा हमला है, हमारे पास इतने 6500 कर्मचारी हैं, तो वो क्या करेंगे? उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। और ये लोग जो हैं आपको निजी मंडियाँ खोल के, और क्योंकि सरकार के पास इतने कर्मचारी तो है भी नहीं है कि वो कहाँ से नियंत्रण करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जो मतलब मनमाजी आपको चालू होगी और वो धीरे धीरे हमारी मंडियाँ बैठ जाएंगी। मध्य प्रदेश में कुल 259 मंडियां जबकि 298 उप मंडियां हैं। इन मंडियों में 6,500 कर्मचारी कार्यरत हैं। 45,000 रजिस्टर्ड कारोबारी हैं। मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5% टैक्स लेकर 0.5% राज्य सरकार को देता है। 1% से कर्मचारियों को वेतन पेंशन मिलता है। किसान अब मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। नए प्रस्ताव से कुछ किसान खुश हैं तो कुछ नाराज। हालांकि सरकार बार बार कह रही है मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन विपक्ष को लगता है इन आश्वासनों का कोई आधार नहीं है। मंडी बंद नहीं होगी, ये झूठी बात कर रहे हैं। मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। मामा ने 2 रुपया की जगह 50 पैसा अठन्नी मंडी टैक्स कर दिया। बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? अरे जोर से बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अभी खेती किसानी जानते नहीं। मंडी चालू रहेगी, मंडी टैक्स हमने घटा दिया ताकि मंडी प्रतिस्पर्धा में टिकी रहे। मंडी की व्यवस्था अच्छी करो, मंडी में बिके, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेके मंडी के बाहर कहीं खरीद सकता है। किसान जहां चाहे उसकी मर्जी। दाल भात में मूसल चंद तुम कौन होते हो कि यही मंडी में ही बैठे? सरकार जो है गलत बयानी कर रही है, झूठ बोल रही है। 47 मंडियां लगभग बंद हो चुकी हैं। 62 मंडियों में जो है जब से ये APMC की बात शुरू हुई है, एक भी जो है व्यापारी नहीं आया है, किसानों का वहाँ माल नहीं बिका है। और ये धीरे धीरे जो है अब फिर सरकार जो है वहाँ पर मॉल खोलने की, पेट्रोल पंप खोलने की क्या कोशिशें क्यों कर रही है? क्योंकि मंडी की ज़मीनों पर इनकी नज़रें रखी हुई हैं। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी एक भूमाफिया की तरह व्यवहार कर रही है इस देश में। और अब मंडियों की ज़मीनों को ये प्राइवेट लोगों को निजी हाथों में सौंप के और माल कमाना चाहते हैं। सरकार का कहना है फिलहाल 40 1 लाख मंडियों में योजना लागू होगी, जहाँ किसान क्लिनिक में किसानों को मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसके बाद योजना को प्रदेश की 300 से ज़्यादा मंडियों में लागू किया जाएगा। किसान मॉल में हर तरह की सुविधा देने की भी योजना है। प्रस्ताव के कागज़ देखें तो योजना अच्छी लगती है, लेकिन मंडी में आने वाले किसानों की संख्या और मंडी की कमाई देखें तो लगता है कि मंडियों में जब किसान आएंगे ही नहीं तो कृषक मॉल, पेट्रोल पंप का फ़ायदा उठाएगा कौन? छोटे शहरों में तो मंडियां लीज पर हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े शहरों में जो बेशकीमती ज़मीन पर मंडियां बनी हैं उनको निजी हाथों में देने की तैयारी है। देवास से अरविंद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। दोनों पक्षों के बीच इसको लेकर समझौता हो गया है। वहीं विपक्ष ने सरकार को नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं। राजीव, ये जो जानकारी है देश के लिए बहुत अहम है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जमीनी स्थिति क्या? देखिए, जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया और खुद राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो विवाद की जड़ वाली जगह थी यानी पैंगोंग लेक पर समझौता हो गया है। वहां से दोनों पक्षों की बात करें, भारत और चीन की सेनाएं जो है पीछे हटनी शुरू हो गई। सेना की ओर से जो वीडियो जारी किया गया उस पर साफ तौर पर दिख रहा है कि चीन के टैंक पीछे जा रहे हैं और भारत के भी टैंक पीछे जा रहे हैं। यानी अगर बात करें तो पहले वाली स्थिति, चीन की सेना फिंगर 8 के
पहले वाली जगह पर चली जाएगी और भारतीय सेना जो है, जो फिंगर 3 जो धन सिंह पोस्ट है वहां चली जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी वहां कुछ मसले को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है और इस वजह से लेकर वहां पर जो है दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं करेगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी यह है कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि गलवान घाटी में जो विवाद हुआ था वहां पर क्या स्थिति है, देपसोंग में क्या स्थिति है, इसको लेकर नहीं किया गया था। यह रक्षा मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि पूरे घटनाक्रम को जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हो रही है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि 15 जून को ऐसा ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस दौरान हमारे 15 जवान जो है, नहीं माफ कीजिएगा, 20 जवान जो है शहीद हुए थे और 40 जवान जो पाकिस्तान ये जो चीन के भी मारे गए थे। तो ऐसे हालात में देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से क्या कहा गया है। लेकिन जो सेना जो पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि चीन की जो पिछली घटनाएं की बात करें उस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। जी राजीव, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ले चलेंगे प्रयागराज। एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो बताइए। 9064। पर्सनल डिटेल्स और OTP मिल गया। अब पैसे आएंगे। काम हो गया है सर। थैंक यू। ये हेलो, पैसे नहीं आए? एयरटेल पेमेंट्स बैंक पे पेमेंट के पहले आपको एक और मैसेज आएगा। अब कंट्रोल चीटर्स के हाथों में नहीं, आपके हाथों में है। एयरटेल सेफ पे। एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 तक का भी है और 10,000 तक का भी। PolicyBazaar.com पे 20 से ज्यादा कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करके पैसे बचाओ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. घर की तो सूरत ही बदल दी आपने। सूरत तो घर की बदलेगी ही बख्शी जी। लैमिनेक्स HPL शीट से लगवाई। ब्यूटिफाइंग एक्सटीरियर्स, लैमिनेक्स HPL पैनल्स नाउ इन इंडिया। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरामास। रखो पर्सनालिटी और इम्यूनिटी दोनों सॉलिड। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। Sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. There's been a constant battle for the LGBTQ community to eliminate the social stigma associated with same-sex relationships. This kind of feeling never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do. लोगों को बिना किसी भेदभाव के डर से प्यार करने का अधिकार है, क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि प्यार बस प्यार है। So good, baby, so good, so good. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feel so good, so good. ये सब क्या चल रहा है भाई? अरे सुजाता के फैन भी? जी हाँ, इसलिए हमने पुराना फैन ही बदल दिया। पर सुजाता ही क्यों? वजह है सुजाता फैन की परफॉर्मेंस। पर फैन की क्या परफॉर्मेंस? यहाँ बैठो और खुद फील करो। सुजाता फैंस फ्रॉम द हाउस ऑफ सुजाता मिक्सर ग्राइंडर। नया गोदरेज एयर पावर पॉकेट। इसकी खुशबू 30 दिनों तक चलती है। 30 दिन? देखते हैं। आहा। अभी भी है? अभी भी है। अभी भी है? अभी भी है। 25 दिन हो गए और ये खुशबू अभी भी है और भी चलेगी, क्योंकि इसमें है नई पावर जेल टेक्नोलॉजी जो 30 दिनों तक बाथरूम को रखे लगातार खुशबूदार। नया गोदरेज एयर पावर पॉकेट। जीके TMT आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके TMT, सपनों को जी के देखो। नवा छत्तीसगढ़ का हो रहा निर्माण।
समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान। राज्य बनने के 20 साल में पहली बार धान खरीद हर साल की खरीद के पार। लघु वनोपजों में भी जोरदार विकास। देश का 73% लघु वनोपज खरीद कर रचा इतिहास। वन अधिकार क्रियान्वयन में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार। 52 लाख एकड़ वन भूमि का वनाधिकार पत्र वितरण। 4,35,000 व्यक्तिगत और 35,000 सामुदायिक वनाधिकार पत्र वितरित। कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार। 15 साल में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार सृजन। भूपेश सरकार, चौतरफा विकास, सबसे ऊपर जन सरोकार। 2 साल में पूरा किया जनता से किया हर बड़ा वादा। शिखर पर छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का भूपेश सरकार का इरादा। इससे छुटकारा कैसे पाएं? डबल पकड़ वाले से छुटकारा इम्पॉसिबल। डबल पकड़ वाली इंडिगो पॉलीमर पुट्टी, जिसका स्पेशल पॉलीमर दीवार और पेंट दोनों को पकड़ के रखे, ताकि पेंट सालों साल निखरता रहे। इंडिगो पॉलीमर पुट्टी। मुंबई से 90 किलोमीटर दूर तानसा अभ्यारण्य के नजदीक कोलीवाड़ा गांव में उषा सिलाई स्कूल और द कॉर्बेट फाउंडेशन अपने गांव की महिलाओं को दे रहे हैं, ताकि जंगलों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। उषा सिलाई स्कूल और कॉर्बेट फाउंडेशन की साझेदारी ने इन समुदायों को भविष्य की राह दिखाई है। संरक्षण की कोशिशें तभी कामयाब हो सकती हैं जब जंगलों के आसपास रहने वाले लोग इन कोशिशों में शामिल हों, और उसके लिए इन लोगों को रोजगार मिलना जरूरी है, ताकि आमदनी होती रहे। पार्टी का सामान। You rock it big. Oh. Presenting the big, bold and beautiful, all new Nissan Magnite. Ignite your charisma. न्यूज एट अ ग्लांस के प्रायोजक हैं लिंक अटूट पैडलॉक, अब 2 करोड़ की कॉम्बिनेशन में लिंक लॉक्स। हिक्स डिजिटल थर्मोमीटर, ये भरोसा है 100 वर्षों का। हिक्स डिजिटल थर्मोमीटर। सिमको ऑक्सीवेदा कोल्ड क्रीम एंड बॉडी लोशन, स्किन को दे 100% मॉइस्चर का भरोसा। मुगली घुट्टी 555, हंसता बचपन खिलता बचपन। मुगली घुट्टी 555। माउंटेन ब्रीज, फ्रेश ब्रेथ स्टेप्स, जुबान पे डालो ताजी सांस पालो, ठंडा फंडा। टूटे हैंडल से छुटकारा पाइए यूनाइटेड सीबो X1 कुकर, यूनाइटेड एकता का उत्पादन। और क्राउन बिस्किट्स, ये टेस्ट का है जादू, क्राउन ब्लैक मैजिक बिस्किट्स। तिरुवनंतपुरम के पास समंदर में तेल फैला, एहतियातन पर्यटन और मछली मारने की गतिविधियों पर 2 दिन की रोक। उत्तराखंड की घटना से जम्मू कश्मीर में सबक, सांबा में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को दिया जा रहा है कुदरती हादसों से निपटने का परीक्षण। कानपुर के एक गांव में शिक्षकों ने मिलजुल कर एक स्कूल को दिया स्टेशन का रूप, क्लासरूम दिखाने लगे हैं रेल के डिब्बों की तरह। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में संगम पर स्नान किया। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात भी की। मौनी अमावस्या पे प्रियंका गांधी ने आम श्रद्धालुओं के साथ संगम पे स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य दिया। ऐसा विश्वास है कि मौनी अमावस्या को सारे देवता संगम पे प्रकट होते हैं और इससे मोक्ष भी मिलता है।
माँ गंगा से क्या आशीर्वाद मांगा आपने? माँ गंगा से क्या आशीर्वाद मांगा? वो माँ गंगा और मेरे बीच है। क्या हो रहा है यार? कुछ नहीं हो पाएगा। जो मांगा अपने दिल में मांगा, अपने दिल में रखूंगी। अच्छा, किस तरह का अनुभव था गंगा संगम स्नान किया आपने? नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना रिश्ता है। 1990 में जब हम पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था हमने, तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। संगम पे स्नान के बाद प्रियंका गांधी अपनी नाव खुद चला के अरैल घाट तक पहुंची। मौनी अमावस्या की भीड़ की वजह से वो गंगा पार अरैल की तरफ से नाव से संगम गई थी। उन्होंने वहां शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रियंका को गुरु मंत्र दिया। देश में वही राज कर पाएगा जो हिंदुओं के हित में काम करेगा। जो हिंदुओं के हित में काम करेगा, आज तो आप देखिए, आज मौनी अमावस्या है, आज वो गंगा नहा के ये सिद्ध कर रही है कि हम भी हिंदू हैं। इलाहाबाद से गांधी नेहरू परिवार का जन्म का रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1954 के कुंभ के आयोजन की निगरानी खुद की थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद से गांधी परिवार पे अपने धार्मिक विश्वास को दिखाने का भी दबाव है। यूं तो नेहरू 21 जनवरी 1954 को पौष पूर्णिमा के दिन संगम पहुंचे थे। इंदिरा गांधी 25 जनवरी 1966 को संगम पहुंची थीं और पूजा की थी। इंदिरा गांधी 1977 के कुंभ में भी शामिल हुई थीं। सोनिया गांधी ने 24 जनवरी 2001 को संगम पे स्नान किया था। सोनिया 2013 के कुंभ में शामिल होना चाहती थीं, पर सुरक्षा की वजह से नहीं हो पाईं। लेकिन सबसे बड़ा सियासी और वीआईपी जमावड़ा 2019 के कुंभ में हुआ, जब 24 फरवरी को पीएम मोदी ने खुद संगम पे स्नान की और पूजा की, और बाद में वहां कुंभ में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के पैर धोए। लेकिन मोदी अकेले नहीं थे। राष्ट्रपति कोविंद 17 जनवरी को संगम पहुंचे और आरती की। स्मृति ईरानी ने 15 जनवरी को संगम पे स्नान किया। योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट ने 30 जनवरी को संगम पे स्नान किया। अमित शाह ने 13 फरवरी को संगम पे स्नान किया। प्रियंका गांधी के संगम पे पहुंचने से पहले योगी जी की आस्था भी आसमान में नजर आई। हेलीकॉप्टर से स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पे काफी देर तक पुष्प वर्षा की गई। एक मध्ययुगीन लैटिन कहावत का अंग्रेजी तर्जुमा है कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में योगी से चुनाव लड़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2014 में मोदी की सरकार आने के बाद अखिलेश यादव से लेकर के प्रियंका गांधी तक हर किसी के ऊपर अपने धार्मिक विश्वास का प्रदर्शन करने का भी दबाव है, और उन्होंने इसका राजनीति में फायदा भी देखा हुआ है। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।